हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फैक्टर्स डिस्कस हो रहे हैं वो कपल्ड वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्टली coupled vibration. What do you mean by coupled vibration? It can be defined as when a single atom, center atom attached with the two bonds and that bonds are vibrated with the same frequency. तो इससे हम बोलेंगे कपलिंग। और जब ये कपलिंग होगी फंडामेंटल वाइब्रेशंस के बीच में तो इसे हम कहते हैं कपल्ड वाइब्रेशंस। ओके, अगेन एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जैसे सिंगल एटम हो गया हमारा कार्बन, सेंटर एटम से हमारे मिनिमम कम से कम दो बॉन्ड अटैच्ड हो और ये दोनों हमारे वाइब्रेट करें विथ अ सिमिलर फ्रिक्वेंसी, तो इसे हम बोलेंगे कपलिंग। और जब ये कपलिंग दो फंडामेंटल्स वाइब्रेशंस के बीच में हो, फंडामेंटल वाइब्रेशन मतलब आपका वाइब्रेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 0 to 1। वाइब्रेशन आपके 0 to 1 भी होंगे, 1 से 2 भी होंगे, 2 से 3 भी होंगे। तो ये 2 से 3 और 1 से 2 इज़ नॉट अ फंडामेंटल वाइब्रेशन। जो आपका 0 to 1 होगा दैट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल वाइब्रेशंस। इस फंडामेंटल वाइब्रेशंस की वजह से आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। ओके, सो आई थिंक क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल वाइब्रेशंस। इसको हम अगेन डिफाइन करेंगे। व्हेन द कपलिंग ऑकर बिटवीन टू फंडामेंटल बैंड्स देन इट इज कॉल्ड एज कपल्ड वाइब्रेशन। ओके, और फंडामेंटल वाइब्रेशन द वाइब्रेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो, जैसे कार्बन है, कार्बन सेंटर एटम हो गया कार्बन, या हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो इनके बीच में कपलिंग हो रही है। ठीक है, और कपलिंग होगी बट कौन सा वाइब्रेशन देखना है हमें, फंडामेंटल, दैट मीन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। और इनके बीच में अगर कपलिंग होगी दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस कॉल्ड कपल्ड वाइब्रेशंस। ओके, आपको हम कपल्ड वाइब्रेशंस के अलावा डीकपल्ड वाइब्रेशंस भी एक्सप्लेन करते हैं। डीकपल्ड वाइब्रेशंस, मान लीजिए आपका HF है, ठीक है, अब फ्लोरीन तो हेवी एटम हो गया आपका, ओके, हाइड्रोजन लाइट है, तो आपका मूवमेंट किसका ईजिली पॉसिबल है, हाइड्रोजन ईजिली मूव करेगा। तो हाइड्रोजन स्ट्रेच भी हो सकता है और कंप्रेस्ड भी होगा। तो यहाँ पे सेंटर एटम के साथ एक ही एटम का मूवमेंट हो रहा है, ओके, एक ही बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड डीकपल्ड वाइब्रेशन। ओके, सो आई थिंक अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कपल्ड एंड डीकपल्ड वाइब्रेशंस। ओके, so one of the effect is coupled vibration. Next effect is the electronic effect. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब आपका कोई पर्टिकुलर ग्रुप अगर अटैच्ड हो जाता है किसी मॉलिक्यूल से और उसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्शन में चेंज आएगा या फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इसमें हम मेनली देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, दो टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ओके, जैसे एल्किल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और माइनस आई इफेक्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन वो खींचता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट हमारा क्या होगा, जो लेंथनिंग, बॉन्ड की लेंथनिंग इंक्रीज होगी, और जब लेंथ इंक्रीज होगा तो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड होगा, हेंस द फोर्स कांस्टेंट इज लोअर। तो जब भी आपका प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा, दैट रिफर्स डिक्रीज इन द वेव नंबर। ये रिलेशन भी आपको पता है फोर्स कांस्टेंट और वेव नंबर का, जो कि हमने हुक्स लॉ में डिस्कस किया था। और अगर आपका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके, तो जितना हमारे हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, OH हो गया, ऑल आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने का मतलब
दैट इज स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होगी, और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी मतलब फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो वेव नंबर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हमारा माइनस आई इफेक्ट होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, उतना हाई हमारा वेव नंबर होगा और उतना हाई हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा। सो नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव राइज टू डाउनवर्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। ये हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को डाउनवर्ड मूव करता है। जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा हमारा, उतना जो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। ओके, दैट इज द पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, उतना एब्जॉर्प्शन हमारा लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लोअर वेव नंबर की तरफ मूव करेगा। ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे हमें पता है 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर एंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो जो हमारा इन दोनों के बीच में भी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रम। अगर आपका बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर है, ओके, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, ओके, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। और जो हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर है दैट इज इंडिपेंडेंट विद द कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस वन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट करते जाएंगे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी एब्जॉर्प्शन की, एंड फाइनली वो डिसअपियर हो जाएगा। ओके, दैट्स वाई इंटरमॉलिक्यूलर का जो बैंड होगा वो काफ़ी ब्रॉड होता है। ठीक है, हम IR स्पेक्ट्रम में जितना शार्प बैंड होगा उसको उतना हम बेटर बोलेंगे एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड बैंड को। ठीक है, तो जितना बेटर हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। सो इसलिए हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, हम जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। बट जो हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो आपका इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में हमेशा वेव नंबर किसका ज़्यादा होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर का वेव नंबर ज़्यादा होगा। इट गिव्स द शार्प पीक्स एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मान लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोक्सिल OH बॉन्ड है, तो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर है तो वो सपोज आपका 3200 पे है, तो हमारा जो इंट्रामॉलिक्यूलर होगा वो 3400 पे होगा। ठीक है, सो इन दिस वे हम डिफाइन कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। एग्जाम में मान लीजिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों पॉइंट्स आपको मेंशन करेंगे, डिफरेंस कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इस तरह से हमारे सारे इफ़ेक्ट्स कंप्लीट हो गए। नाउ द नेक्स्ट हम देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। दीज आर द अदर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। ये बहुत डिटेल्ड हो जाएगा बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, इवन नोट्स में भी सेंड किया है कि मान लीजिए आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड टू दैट। ठीक है, इसलिए मैंने ये मेंशन किया है कि वाइब्रेशनल जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अलावा भी कई तरह के बैंड्स होते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द बैंड इज ओवरटोन बैंड्स। फंडामेंटल वाइब्रेशन पढ़ा हमने 0 to 1, मतलब ग्राउंड से जस्ट उसके ऊपर वाला ट्रांजिशन, दैट इज फंडामेंटल। ओवरटोन वाइब्रेशंस या क्या होगा आपका, ओवरटोन हो गया मतलब दैट बैंड्स करस्पॉन्डिंग टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशन, मतलब ग्राउंड स्टेट से हायर वाइब्रेशनल स्टेट और अदर हायर वाइब्रेशनल, दैट इज कॉल्ड ओवरटोन वाइब्रेशंस। ओके, ये अगर हम कंपेयर करें तो ये वीक बैंड होते हैं हमारे ओवरटोन बैंड्स, मतलब ग्राउंड स्टेट से अदर हायर वाइब्रेशनल स्टेट आर कॉल्ड ओवरटोन। ओके, और नेक्स्ट हो गया हमारा फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस क्या है कि जैसे कपल्ड वाइब्रेशंस थे, व्हेन फंडामेंटल वाइब्रेशंस खाली आपके कपल्ड हो रहे हैं,
देन इट इज़ कॉल्ड कपल्ड वाइब्रेशंस. बट अगर फंडामेंटल वाइब्रेशंस हमारे ओवरटोन के साथ कपल्ड हो रहे हैं, ओके, और कॉम्बिनेशन बैंड के साथ कपल्ड हो रहे हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड फर्मी रेजोनेंस. अगेन क्लियर. आपके कपल्ड वाइब्रेशंस बैंड क्या थे? व्हेन दो फंडामेंटल के बैंड्स के बीच में कपलिंग हो रही थी. और अगर आपकी कपलिंग एक फंडामेंटल हो और दूसरा ओवरटोन हो या कॉम्बिनेशन बैंड हो, देन इट इज़ कॉल्ड फर्मी रेजोनेंस. ओके, वन मोर है, दो और बचे आपके कॉम्बिनेशन बैंड्स और डिफरेंस बैंड. मतलब आपका दो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हो रही है and that coupled to give a new frequency within a molecule, that is called combination band. Now the difference band combination bands की तरह similar है, बट यहाँ पे आपकी जो फ्रिक्वेंसी इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग फ्रिक्वेंसीज. मतलब यहाँ पे जो आपकी दो बॉन्ड के बीच में वाइब्रेशन हो रहा है, तो जो नेक्स्ट बैंड जो हमारा वाइब्रेशंस होगा उसकी फ्रिक्वेंसी इन दोनों की डिफरेंस होगी. दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस बैंड्स. तो ये कुछ टाइप के बैंड्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन. आईआर की हम इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे. पहले हम इसका डायग्राम, जो मेनली इंस्ट्रूमेंट के पार्ट है, आईआर सोर्स हो गया हमारा, सैम्पल सेल हो गया, मोनोक्रोमेटर हो गया, रेफरेंस सॉल्यूशन हो गया जिसके रेफरेंस में हम सैम्पल को एनालाइज कर रहे हैं, एंड द डिटेक्टर. तो हम इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम देख के ही इसको एक्सप्लेन करते हैं. ओके, इन दिस डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें तो आपका सोर्स लाइट है, आईआर सोर्स लाइट है. ये आपका मोनोक्रोमेटर के थ्रू पहले स्प्लिट होगा और दो डिफरेंट सैम्पल्स पे पास ऑन होगा. ठीक है. एक हो गया हमारा रेफरेंस, ओके, जो स्टैंडर्ड हो गया, और दूसरा हो गया सैम्पल. फर्दर ये पास ऑन, जब इसके साथ पास ऑन होने के बाद ये डिटेक्टर के थ्रू हमारा स्पेक्ट्रम शो करता है. डिटेक्टर से आने से पहले ये स्प्लिटर से पास होगा. स्प्लिटर का काम क्या है कि ये पास करेगा कि कौन सा बीम पहले डिटेक्टर में इंटर करे. ओके, रेफरेंस और द सैम्पल. तो ये बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे इंस्ट्रूमेंटेशन में. सिंपल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है. आईआर सोर्स हो गया. मोनोक्रोमेटर का एक्सप्लेनेशन हमने यूवी में भी एक्सप्लेन किया था, जो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को सिंपल मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है. और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आईआर के केस में ये सैम्पल और रेफरेंस दोनों में पास होंगी अलग अलग लाइट्स, एंड फर्दर वो डिटेक्टर के थ्रू आपका स्पेक्ट्रम हमारा फॉर्म्ड होता है. तो दैट इज़ अ सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे आपके. दैट नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूजेस एंड एप्लीकेशंस. ओके, so first important application of IR spectroscopy is the functional group. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, राइट द फंक्शन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सबसे पहले हमें लिखना है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. आपने देखा होगा, हमने रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी फंक्शनल ग्रुप रीजन आपको बताया था, जो 4000 से 1300 पर सेंटीमीटर था. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द इम्प्यूरिटीज इन द सैम्पल्स. ओके, शेप एंड सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. हम बता सकते हैं वो हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है. ओके, हम आपके हुक्स लॉक्स की हेल्प से फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम का. ये हमारे डायपोल मोमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बॉन्ड लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ये पोजिशनल आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट करता है. पोजिशनल आइसोमर्स में जैसे हम बता सकते हैं सिस और ट्रांस. अब आप बताइए, जैसे सिस हो गया और ट्रांस हो गया किसी कंपाउंड का, तो ट्रांस में क्या होता है, हमारा दोनों ग्रुप हमारे सपोज सेम है, एक्स हो गया, ये एच हो गया. ठीक है. तो ये ट्रांस हो गया, सिस में दोनों सेम साइड हो गए. तो जब ट्रांस होता है तो जो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा ट्रांस के केस में. और सिस के केस में आपका सर्टेन डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा. तो अगर डायपोल मोमेंट 0 हो गया, सो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज अनेबल टू गिव द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. वो आईआर स्ट्रेचिंग आपका देगा ही नहीं.
सो इन दिस वे हम ट्रांस और सिस में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. नेक्स्ट वन इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन में जो कुछ हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हुए हैं वो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो. जैसे इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर में डिटेल में आप लिख दीजिएगा. फोर्स कांस्टेंट वाले में आप फोर्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है, वाइब्रेशनल जो वेव नंबर, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का, फोर्स कांस्टेंट का, वो फार्मूला मेंशन कर सकते हैं. इस तरह से आप एप्लीकेशन में और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं. सो इन दिस वे जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गई है. ओके, बिफोर इस कंप्लीट होने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने आपको PDF में मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान से देख रहे होंगे. मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. ओके, सपोज द कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला इज C3H6O और आपको इन एब्जॉर्प्शन वैल्यू को देखते हुए आपको बताना है कि ये किस तरह का कंपाउंड है, कौन सा इसका स्ट्रक्चर कौन सा है. और एक पॉइंट और इसमें मेंशन किया हुआ है दैट द कंपाउंड गिव्स द नेगेटिव टेस्ट विद अ टॉलेंस रिएजेंट. इतनी इन्फॉर्मेशन है. मतलब C3H6O है, आपका IR स्पेक्ट्रम की रेंज दी गई हुई है. दो IR स्पेक्ट्रम रेंज दे रहा है, 2950 और 1720. और ये जो कंपाउंड है नेगेटिव टेस्ट विद अ टॉलेंस रिएजेंट. तो इन सब इंफॉर्मेशन से आपको डिटेक्ट करना है कि ये कंपाउंड कौन सा होगा. तो सबसे पहले द कंपाउंड गिव्स अ नेगेटिव टेस्ट विद अ टॉलेंस रिएजेंट. अब यहाँ पे ऑक्सीजन मेंशन है और सिंगल ऑक्सीजन है, तो देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा. अब कार्बोनिल ग्रुप क्या हो सकता है, आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है. बट यहाँ पे मेंशन है आपका कि ये जो कंपाउंड है वो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है टॉलेंस रिएजेंट. तो इट कंक्लूडेड दैट कि ये आपका एल्डिहाइड नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है टॉलेंस रिएजेंट से. और जो इसकी रेंज है हमारी 2950, ये हमारा CH स्ट्रेचिंग शो करता है, और 1720 कार्बोनिल ग्रुप का. तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि फंक्शनल ग्रुप की कुछ रेंज आपको करना पड़ेगा, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, इन दिस वे तो जो कंपाउंड डिटेक्ट हुआ हमारा एसीटोन. ओके, सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा इस तरह से सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा. नाउ थैंक यू.